क्या आप भी अपने सोशल साइंस अर्थात कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं? क्या आपको भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जैसे विषय को याद करने में तकलीफ हो रहा है? तो आज के एक क्लास आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे एक सटीक रणनीति की, ताकि आप कैसे सोशल साइंस में आंसर लिखें, क्या लिखें अपने उत्तर में कि आपको 100 में 100 स्कोर मिले। और साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय को आप अपने जीवन से जुड़कर कैसे याद रखें कि आपको रटना नहीं पड़े, बल्कि मैथ जैसे आप समझते हैं वैसे आप इन सब विषयों को समझ सकें। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष चर्चा में। आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कैसे करें सामाजिक विज्ञान की तैयारी, अर्थात कि स्ट्रेटजी ऑफ सोशल साइंस के। कहेगा सर ये रणनीति सोशल साइंस के लिए बनाना इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहला आपका सवाल होगा, बिल्कुल ज़रूरी है। आज आप जानते हैं कि इस भाग दौड़ की दुनिया में सभी कोई सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। तो आपको सफलता पाने के लिए कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेस पुरुष से पूछेगा तो क्या बोलता है, अब हार्ड वर्क का ज़माना नहीं है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यही होता है कि हम जो करने जा रहे हैं, जिससे हमारा रणनीति हम तैयार कर, जो सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे ताकि अपना मिनिमम हम अपना वर्क करके मैक्सिमम रिजल्ट पा सके। तो इसके लिए रणनीति आज स्मार्ट वर्क के ज़माना है, क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया है। तो इसमें आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे। तब अब ये क्यों मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपको रटना नहीं होगा, ये तो आप खुद बताइएगा। जब अंत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के जो मैं आपको टिप्स दूंगा इससे आपको कितना सोशल साइंस में स्कोर करने में, साथ ही साथ समझने में कितना आपको आसानी हो जा रहा है। क्या आपके मन में ये प्रश्न भी आएगा, क्या सर किसी का 100 में 100 पहले आया है? तो देखिए, अगर आया है तभी अच्छा बात है, नहीं आया है तो आप एक नया रिकॉर्ड कायम कर दीजिएगा। 100 में 100 लाकर आप ही से शुरुआत होने वाला है, ये भी समझिए। बट आपको घबराना नहीं है, 100 में 100 है। सीबीएसई में तो हमेशा आता है, आप सुनते होंगे। स्टेट बोर्ड में भी 98, 99 तक आ जाता है। तो आपका आप बार समझिए 100 में 100 आने वाला है, यदि आप इस टिप्स को अपने पढ़ाई में अप्लाई करते हैं तब। अब सवाल है, मैं शुरू करने से पहले 2 बात आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि सोशल साइंस जैसे विषयों में ही प्रैक्टिकल और परियोजना जैसे कार्य होते हैं। तो आपको किसी भी टॉपर का मार्कशीट आप उठाकर देखिएगा तो उनका प्रैक्टिकल में फुल नंबर मिलेगा। तो 2 तरीका है आपके पास प्रैक्टिकल का नंबर लेने का। एक तो आप प्रैक्टिकल का कॉपी खूब अच्छा बनाकर तैयार करके दीजिए, ताकि आपको एक जो आपके परीक्षा में जो स्कूल में आपके कॉपी चेक करते हैं उनका मन खुश हो जाए, आपको जितना फुल नंबर देते। या दूसरा तरीका है, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, उनसे प्रेम व्यवहार बना कर रखिए, उसमें आपको फुल नंबर आना ही चाहिए, जो आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल है उसमें। अब हम बात करेंगे कि रणनीति की, अब विषय जो आपको पढ़ना है उसको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल साइंस में जो है कौन कौन विषय सम्मिलित हैं, कि कौन कौन विषय मिल के पढ़ के आपको इस पेपर को तैयार होता है। तो देखिए, सोशल साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास, ज्योग्राफी अर्थात कि भूगोल, फिर आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस कहिए तो राजनीति विज्ञान, या इसे को बहुत बच्चे सिविक्स बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्या दोनों में अंतर है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, ये आपके भूगोल का ही टॉपिक है। तो बहुत सारे बोर्ड परीक्षाओं में, स्टेट बोर्ड में इसको अलग से पूछ लिया जाता है, बट इसको आपको पढ़ना ही है, चाहे आप भूगोल में पढ़ ले तो या इसको अलग से पढ़े तब। तो इन सोचिए कि 4-5 विषय को मिलाकर आपको एक पेपर तैयार होगा, वो भी 80 नंबर 70 नंबर का। अब आप जरा सोचिए, मैथ कितना आसान था। मैथ तो हमको एक ही बुक है, उसको कितना बार हम लोग बना लिए, 20 बार 30 बार याद हो गया मैथ, सारा प्रश्न 100 में 100 ला दिया। बट इसमें जरूरी है स्ट्रेटजी यानी आपकी रणनीति की, क्योंकि ये 4-5 विषय पढ़ना है, 5 किताब आपको पढ़ना है, 4 किताब आपको पढ़ना है, तब आपका पेपर अच्छा से जाएगा। तो अब इसमें प्रश्न, अब आप सोचिएगा सर ये 80 नंबर के लिए या 100 नंबर के लिए हम क्यों ये 5 विषय पढ़ें? अर्थात कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस इसका क्या है, यानी सोशल साइंस का महत्व क्या है, क्या ये आगे भी काम आएगा? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सोचिए, मुझे मालूम चल जाए कि ये जो वॉच है ये मेरे जीवन भर कुछ ना कुछ काम आएगा, तो मैं इसको कितना बचा कर रखूँगा। या अगर कोई हमसे कह दे, मैं दुकानदार बोले कि नहीं ये वॉच जो है ना आपका 1 मंथ बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, खुलने वाला नहीं है। तो चलिए कोई बच्चा इसको तोड़ भी दे तो मुझसे पूछेगा चलो ऐसे भी टूटने वाला था, 1 माह चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका महत्व, ताकि आप और अच्छा से पढ़ाई में ध्यान देकर पढ़ें, ताकि आगे आप भी आपको काम आने वाला है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस की, क्या महत्व है। तो देखिए, सोशल साइंस का सबसे बड़ा महत्व है
कि 100 नंबर का योगदान तो आपके इस परीक्षा में देगा। दूसरा महत्व है कि आगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप आगे जब जाइएगा पढ़ने के इस क्लास के बाद अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे समान अध्ययन का एक पेपर होता है जीएस, जनरल स्टडीज, उसमें जीके के तौर पे यही आपका सोशल साइंस का ही प्रश्न पूरा पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। संघ लोक सेवा आयोग का आप नाम सुनेंगे, यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस जैसे परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, उसमें भी सारा खेल जनरल स्टडीज पेपर में इन्हीं सब विषय का, वो भी 6 से लेकर 12 तक के विषय का, तो वहाँ पर भी आपको काम आने वाला है, अर्थात कि ये व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी तैयारी। तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान थोड़ा सा दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन टिप्स की जो आपको इन सभी विषय में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो हम लोग बात किए हैं, उस सभी विषय में समान रूप से उपयोगी हो। फिर हम एक एक करके देखेंगे कि हिस्ट्री में स्पेशल क्या आपको करना होगा, ज्योग्राफी में क्या करना होगा, कैसे आंसर लिखना होगा। तो पहले जनरल टिप्स की बात करते हैं। तो टिप्स नंबर 1 जो है, जीवन से जोड़कर इस विषय को आप समझिए। अब सोचिए, आप कहिएगा सर जीवन से जोड़कर पढ़ने से क्या फ़ायदा है, कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा आपको 2 है। एक तो आप जीवन से आप कोई भी चीज़ अपने ज़िंदगी को जिस तरह समझते हैं, कभी रटना नहीं पड़ता है, उसी तरह इसको भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा कि सोचिए अपने किसी घटना से हम किसी ज्योग्राफी के घटना को जोड़ कर रखे हैं, तो हमको एग्जामिनेशन हॉल में भूल भी जाएंगे, तभी हम उस घटना को याद करेंगे, आंसर लिख देंगे। तो ये फ़ायदा, आपको रटने का झंझट से छुटकारा, यहीं पे छुटकारा हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि कैसे सर इसको जीवन से जोड़े, इतिहास को कैसे जोड़े, एक एक करके मैं कुछ कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए इतिहास की यदि हम बात करें तो कोई भी मनुष्य इस धरती पे आता है, मैंने आया, आप आए, तभी से आपका इतिहास शुरू हो गया। आप जैसे ही बड़ा हुए आपको पहचान कराया गया, अच्छा ये आपके पापा हैं, ये आपके बाबा जी हैं, ये आपके दादाजी हैं, तो आपने सोचा कि इनके भी तो कोई पापा होंगे। अच्छा इसी तरह करते करते तो सबसे पहला मानव कौन था, तो आपको बनाया गया कि आदि मानव थे, हम लोग के पूर्वज जो जंगलों में रहा करते थे, वो कपड़ा नहीं था, धीरे धीरे हम लोग विकास किए, वहीं से आप इतिहास पढ़ना शुरू कर चुके हैं। किसी प्राचीन मंदिर में आप जाते हैं, ये बहुत मंदिर प्राचीन है, इसको ये अशोक के समय भी था, ये बुद्ध काल का है, ये अशोक चक्र है। तो ये सब कहाँ से, आप इतिहास वहीं से, बस आपको ज़िंदगी से सिर्फ जोड़ देना है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है हमारे जीवन जीने के ढंग को आसान कर देना, और जो शिक्षा हमारे जीवन जीने के जीवन को ही कठिन बना दे, उस शिक्षा को छोड़ देना चाहिए। तो हम कोई भी विषय पढ़ते हैं अपने जीवन को आसान करने के लिए, बस हम गलती क्या करते हैं, उस विषय हम अलग समझते हैं और ज़िंदगी को अलग। बट जीवन के हर घटना को विषय से जोड़ दीजिए, उस विषय को ना ही रटना पड़ेगा, ना ही कोई आपको समझने में तकलीफ होगी, और आप एकदम आराम से धूमधाम से खूब 100 में 100 स्कोर सभी विषय में कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि ज्योग्राफी को कैसे जीवन से जोड़कर याद रखें। देखिए मैं कुछ उदाहरण आपको देख रहा हूं, मैं आपके दिमाग में एक बत्ती जलाने का, बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूं, आप स्वयं से और सारा उदाहरण सेट कर सकते हो। ऐसे आगे हम लोग स्पेशल भी बात करेंगे कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। तो चलिए अब ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए ज्योग्राफी में क्या होता है, भूगोल। तो भूगोल की भी शुरुआत हमारे जन्म के साथ ही होती है। भूगोल में हम देखिए जैसे ही हम आए इस धरती पे हमको बताया गया, आप जानते हैं भूगोल में 2 ही चीज़ महत्वपूर्ण होता है, एक मैप के सहायता से आप पढ़िए तो, या ग्लोब के सहायता से पढ़िए तो। हम आए तो हमको पता चला कि अच्छा हमसे बताया गया कि ये दुनिया जो है ना इतना छोटी नहीं है, हम तो इस पूरे विश्व में बहुत सारे महादेश हैं, उस महादेश में एक महादेश है एशिया, उस महादेश में एक है भारत, और भारत में एक राज्य है, एक राज्य में एक ज़िला है, उस ज़िला के अंदर एक गांव है, उस गांव के हम प्राणी हैं। तो आपको पता चल गया चाहिए धरती से हमको क्या मिल रहा है। ये स्थल मंडल, वहीं से हम पढ़ना शुरू कर दिए। फिर हम पढ़ते हैं जल मंडल, स्थल के बारे में, फिर जल मंडल, फिर हम सांस ले रहे हैं, वायुमंडल, कहाँ से वायु आ रहा है, तो वहीं से ज्योग्राफी का वायुमंडल शुरू हो जाता है। जल पीते हैं, जल मंडल समझना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है आपका ज्योग्राफी भी। फिर अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान को कैसे जीवन से जोड़कर समझेंगे, अर्थात कि नागरिक शास्त्र को। तो ये राजनीति विज्ञान देखिए कैसे, जब से ही आप बड़ा होंगे आप को याद होगा, जैसे एनसीईआरटी किताब आप पढ़िएगा या अपने स्कूल का किताब आप पढ़ते होंगे जो किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का नहीं, तो देखिए वो कैसे, वो भी आपके जीवन से जोड़कर समझाता है। वो शुरू करता है कि 2 थे रामलाल श्यामलाल, आपस में बात करते हैं, अच्छा ये चुनाव होने वाला है, वोट होगा, कैसे होगा, तब आपको समझाता है सारा प्रक्रिया, ताकि क्या दिखाना चाहता है, यही बात जो मैं बता रहा हूँ कि आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ विषय अपने आसपास देखकर समझ जाइए। आपको याद नहीं करना है, इसको आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। तो आप जैसे ही बड़ा होंगे आप कहेंगे अच्छा ये चुनाव आ गया, ये चुनाव कैसे होता है, ये मंत्री विधायक कैसे बन रहा है। इस बात को आप समझने पर गौर कीजिए। तो एक सामान्य नागरिक का उद्देश्य है कि अपने समाज को समझना। फिर हम बात करते हैं कि वो अच्छा ये संविधान क्या है, ये क्यों
इनको आरक्षण मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, ये पुलिस का व्यवस्था कहाँ से आ गया, हमको ये बोर्ड कौन बनाया, इस किस नियम के तहत कौन इस देश को संचालित कर रहा है, वहीं से आप पॉलिटिकल साइंस समझना शुरू कर चुके हैं या सिविक समझना शुरू कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं अर्थशास्त्र को आप कैसे समझिएगा, इकोनॉमिक्स को जीवन से कैसे जोड़िएगा। तो जैसे ही आप बड़ा होते हैं, पैसा के बिना आपका जीवन चलने वाला नहीं है, तब आप देखने में आएगा जैसे हम लोग जैसे थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो भारत और खासकर यूपी बिहार के लोग की बात करें तो एक सबसे पड़ोसी विदेश है, आपको याद होगा, सोचिए क्या है, नेपाल। जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको लगता है ये रुपया देख के आपको लगेगा ये रुपया कौन जारी करता है, ये नेपाल का रुपया अलग है, जा रहे हैं तो हमारा रुपया कीमत बढ़ जा रहा है, ये रुपया का कीमत कैसे बढ़ जा रहा है, हम लोग को रुपया ऐसे कौन जारी किया। बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कभी किसी चीज़ की महंगाई बढ़ गई, कभी सुनते हैं कि मंदी चल रहा है, ये सब कहाँ से। इस पर यदि आप सोचना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन से जुड़ जाता है कि आप अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू कर चुके हैं, भले आप उसको विषय के रूप में पढ़ रहे हैं या सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपदा प्रबंधन। तो आपदा से तो आप घिरे हुए हैं, कभी बाढ़ आ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी भूकंप आ गया, तो उस पर आप गौर कीजिए, देखिए कि क्या आ रहा है, न्यूज़ चैनल देखिए कैसे उसको समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है, क्यों आया, कहाँ उसका केंद्र था। वहीं से आप आपदा से तो आप ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक आपदा, कोरोना जैसी आपदा, ये सब आपदा ही है, तो उसमें उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसको यदि एक आपको सामाजिक व्यक्ति होने के नाते भी आपको जानना है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा कि जो सभी विषय हैं सोशल साइंस में, ये सभी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, बस इनको अपने जीवन के उदाहरण पर लेकर समझने की आवश्यकता है, इससे हमको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर टिप्स था कि मैंने आपको क्या बताया कि जीवन से जोड़कर इसको समझिए। दूसरा नंबर टिप्स कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ये सभी टिप्स सभी विषय में समान रूप से उपयोगी है। कंटिन्यूटी बनाए रखिए मतलब कि देखिए 6 क्लास से आप पढ़ना, जैसे हिस्ट्री का मैं एक उदाहरण दूं तो 6 क्लास में आपको सब शुरू कराएगा आदिमानव से, हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, ऐसे शुरू करते करते जा रहा है। तो आप ऐसे किताब भी देखते होंगे, समकालीन विश्व पार्ट 1, समकालीन विश्व पार्ट 2। तो आप ऐसे यदि शुरू से पढ़े तो आपको इतिहास तो बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि आप हर विषय एक दूसरे से पिछले क्लास से जुड़ा होता है। आप किसी भी क्लास का कोई भी विषय पढ़िए तो लिखा रहेगा, चाहे मैथ ही क्यों ना पढ़े, कि ये पिछले क्लास में हम ये सीख चुके हैं। तो इस तरह आपको अपने जीवन से जोड़ना है और कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ना है। तीसरे नंबर आपको टिप्स में देने का प्रयास करूं तो प्रत्येक चैप्टर के बाद खुद का नोट्स अवश्य बनाएं। इसका मतलब क्या है कि देखिए आप लोग ज़्यादा भाड़ा के नोट्स के चक्कर में पढ़ते हैं कि भाड़ा पे कोई नोट्स दे तैयार कर दे, कोई लिखा है आपसे सीनियर है उसका लेके छाप ले, लेकिन ऐसा नहीं। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, खुद से सोचिए कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि 100 में 100 स्कोर आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आप पूर्ण है। आप हर की जब 100 में 100 स्कोर मिलेगा तो आप सब किसी से अलग लेकर ऐसे चलिएगा, तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ तो अलग मेहनत करना ही पड़ेगा। तो हर चैप्टर को पढ़ने के बाद खुद से लिखिए, जो आपके दिमाग में विचार आ जाए कि हमने क्या इस चैप्टर से समझा है, इसको ये तो आप हर सभी विषय में आपको ये अप्लाई करना है। फिर उस चैप्टर से पूछे गए सभी प्रश्न का आप अभ्यास कीजिए। ये तो मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप कोई भी चैप्टर पढ़े, चाहे मैथ पढ़े, सोशल साइंस, साइंस किसी भी, तो जो भी चैप्टर, जैसे आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़े, यूरोप में राष्ट्रवाद, पॉलिटिकल साइंस का कोई चैप्टर पढ़ने, आप लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, कोई भी आप चैप्टर पढ़ें तो उससे जो भी प्रश्न पूछा गया है कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक में पहले ही एक क्लास ले चुका हूँ कि क्वेश्चन बैंक का क्या महत्व है। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक में जितने प्रश्न चैप्टर से पूछे गए हैं, इससे 2 फायदा होगा। एक तो आपको जानकारी होगा कि क्या आप जिस रूप में पढ़ रहे हैं उस रूप में प्रश्न आ रहा है कि नहीं, फिर आ रहा है तो उसका आप आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं, क्या एक निश्चित समय में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। ये 4 टिप्स जो है जो अभी हम लोग चर्चा किए, ये तो आपको सभी विषय में अपनाना है, लेकिन इसके अतिरिक्त हर विषय का कुछ अपना स्पेशल खेल होता है, उसको समझते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए, कोई भी विषय आप पढ़िए तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर भी पढ़िए, सब्जेक्टिव होकर भी। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब नहीं कि आपको याद करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से निकलता है, सब्जेक्टिव से ही बनाया जाता है। तो सब्जेक्टिव और थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर आपको दोनों तरीक़ा से पढ़ना होगा। तो हिस्ट्री में वो 4 टिप्स के अलावा आप जो है महत्वपूर्ण सन ईस्वी को ज़रूर याद रखें, ताकि इससे क्या होगा कि आपको उत्तर लिखते समय आपको वैल्यू एडिशन करने में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा टिप्स कि समकालीन प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे, जिस समय की आप घटना पढ़ें उस समय, जैसे आज़ादी के बारे में आप पढ़ें तो आज़ादी के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में आप जानें और उसके कथन को याद करें। इसको कैसे उत्तर में अप्लाई करना है हम अभी सीखने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है कि आप कोई भी घटना के बारे में लिखें तो उसके पुष्टि के लिए, ताकि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, इतिहास है तो ऐतिहासिक स्रोत का आप उदाहरण जरूर दें। और जो भी प्रसिद्ध स्थान है और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी आप अवश्य रखें। देखिए ये सब आप करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा। जैसे एक छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं कि मैंने कहा कि 1857 के क्रांति पर आप टिप्पणी कीजिए।
अब सब बच्चा उत्तर लिखेगा क्योंकि सब कोई जानता है, तो एक उत्तर दो तरीका से हम लिखते हैं। एक तो हम कुछ नहीं जानते फिर भी लिख देंगे कि अच्छा थोड़ा सा 1857 में हम लोग बड़ा मारकाट मचाए थे, ऐसे शुरू हुआ राइफल से कहानी, और हमने उसको बहुत प्रयास किया अंग्रेज़ों को भगाने का, बट कुछ कारणवश हमारे ही कुछ लोग मिल गए और हमको बहुत दमनकारी नीति से हमको दबा दिया गया। ये भी एक उत्तर सही है, इस भी अपने आप में पूर्ण है। बट एक लड़का वहीं पे लिख रहा है कि 1857 के क्रांति को सबसे पहले डॉक्टर बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और उसमें उनके किताब का जिक्र कर रहा है, उनके सन ईस्वी बता रहा है, फिर घटना को कर्म से बता रहा है कि इतना सन में ये हुआ, यहाँ पे आपका मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किए, सब चीज़ कर्म से लिख रहा है। तो उसके उत्तर और आपके उत्तर में बड़ा अंतर है, और उसी को फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो ये सब चीज़ यदि आप याद रखते हैं तो आपको हिस्ट्री में, और 4 गो टिप्स पहले वाला प्लस ए, तो आपको जरूर जितना आप क्वेश्चन लिख कर आइएगा आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, साथ ही फुल में फुल अंक भी आपको प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया शुरू करने से पहले कि मानचित्र और ग्लोब के बिना ज्योग्राफी अधूरा है। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसको समझने के लिए मानचित्र और ग्लोब का जरूर सहारा लें। साथ ही साथ जिस भी जगह को पढ़ें उसको मैप पर देखने का प्रयास करें, और उत्तर लिखते समय मैप का जहां आवश्यकता हो वहां पे प्रयोग करें। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दे कि काली मिट्टी भारत में कहां कहां पाई जाती है, लिखिए। तो एक बच्चा को जो लिखेगा काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपको क्या करना है, आपको लिखिए और मैप बना दीजिए। उससे अलग आपको करना है, आप मैप बनाकर लोकेट कर दिए कि अच्छा यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे ये है, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर मिलने वाला है। जितना नंबर का क्वेश्चन होगा ना, तो कितना भी लिख दीजिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आपको एग्जामिनर काट ही लेगा। तो मैप का ज़रूर आप उपयोग कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान को। तो राजनीति विज्ञान अर्थात कि सिविक्स नागरिक शास्त्र की बात करें तो जो भी घटना है पाठ को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास। जैसे हम चुनाव के बारे में पढ़ते हैं, लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप जानते हैं, सत्ता की साझेदारी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में भी वही स्थिति चल रहा है, अभी लोकसभा का चुनाव आया, कभी विधानसभा का चुनाव आया, तो उसको वर्तमान से जुड़िए। एक मुखिया है, मुखिया का कार्यकाल क्या है, ग्राम पंचायत आप पढ़ना शुरू कर दिए तो वर्तमान संदर्भ से उसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर बात करते हैं कि जब भी आप उत्तर लिखें तो वर्तमान घटनाओं को अपने उत्तर में जरूर सम्मिलित करें। इससे एग्जामिनर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिसको करंट की घटनाओं। अब ये नहीं कि आपके गाँव में एक बार मारपीट हो गया, ये लिखना शुरू कर दिए उत्तर में, वहाँ पे गाँव के लोग जा रहा था केस करने, केस नहीं करने दिया, फिर सरपंच को बुलाएगा, वहीं सरपंच था, पंच था, मुखिया था। ऐसे नहीं, कुछ ऐसा घटना जो सब कोई कम से कम आपके स्टेट लेवल पे प्रसिद्ध हो चुका हो या पूरे इंडिया लेवल पे प्रसिद्ध हो। तो ऐसे घटनाओं का अपने उत्तर में जितना आप समावेशन कीजिएगा, आपका उत्तर का वैल्यू एडिशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा अंक आपको प्राप्त होने वाला है। अर्थशास्त्र की बात करें तो सबसे पहले अर्थशास्त्र बड़ा टेक्निकल शब्द है, और अर्थशास्त्र के अवधारणा को समझने का प्रयास कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। और जो भी आंकिक प्रश्न होता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्र का आय कैसे निकालते हैं, इन सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए। और जो अर्थशास्त्री के नाम हैं जहाँ जहाँ उपयोगी हो, और अर्थशास्त्री के सिद्धांत जो आप प्रिंसिपल दिए हैं, जैसे रैगनर मार्क्स ने दिया आपका गरीबी का कुचक्र सिद्धांत, तो उसको आप समझ के रखिए और उसको अपने उत्तर में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आवश्यकता हो, नहीं कि जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पे भी, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे उपयोग कीजिए, आपको अच्छा अंक प्राप्त होने वाला है। आपदा प्रबंधन में देखिए, इसमें तो मैं एक ही बात कहूँगा कि वर्तमान में आप जानते हैं हमेशा कोई ना कोई आपदा चल ही रहा है। सबसे बड़ी आपदा हमारा ये कोविड-19 खींच रहा है, तो आपको आपदा पर नज़र रखिए और बड़े बड़े अच्छे न्यूज़ चैनल को देखिए। ना कि कुछ सब न्यूज़ चैनल नहीं, सब कुछ तो न्यूज़ चैनल आजकल बायस्ड है, कुछ एजेंडा फैला रहे हैं, बट उनके चक्कर में आपको नहीं आना है। जो गवर्नमेंट वाला ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है उसको आप देखिए, पेपर को पढ़िए, उसमें बताएगा कि आपदा आया था तो इसको कैसे हम लोग आपदा से हैंडल कर रहे हैं। आप ध्यान से, आप एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपको समझना ही पड़ेगा, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए और अपने उत्तर को उसी तरह सजा कर लिखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आप समझे होंगे कि कैसे सोशल साइंस के विषय में आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, और अलग अलग विषय की रणनीति पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। आपको ये क्लासेस पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या होगा, मैं तो कहूँगा ये क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको फिर से एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए चैनल, और इसके बाद आपको क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे, आपका जैसा कमेंट आएगा वैसे क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।